बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, मैं हमारा वान। लास्ट टाइम आपके साथ टॉपिक डिस्कस कर रहे थे हम ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को लेकर। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन उसका हो चुका था। व्हाट इज़ अ ब्लैक बॉडी। दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करता है, रेडिएशंस को एमिट करता है। इट इज़ कॉल्ड अ ब्लैक बॉडी। ठीक, कोई भी हो, वट एवर इट इज़। तो मतलब अगर सपोज मेरे पास एक मार्कर है, इसको मैं एक ऐसे इन्वायरमेंट में रखूँ, किसी भी किस्म के इन्वायरमेंट में, तो ये वहाँ से रेडिएशन एब्जॉर्ब भी करेगा, रेडिएट भी करेगा। सिमिलरली हमारी बॉडी है, इन्वायरमेंट से रेडिएशन एब्जॉर्ब भी करती है, इन्वायरमेंट में रेडिएट भी करती है। हम इन रेडिएशंस को देख नहीं सकते, हम इनको फील करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट। ऑब्वियसली हमारी बॉडी हमें हीट अप फील होती है और जाहिर बात है ये हमारे में से हीट रेडिएट होकर इन्वायरमेंट का हिस्सा बनती है। सो वी बिहेव लाइक अ रेडिएटर। अब हमारी बॉडी के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं ड्यू टू विच द टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट। हमारी बॉडी एक फ़िक्स टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शन इस तरह के चल रहे हैं जो हीट को एक लेवल तक रखते हैं। इनफैक्ट वो आपकी बॉडी में जो फूड है अब यूज़ करते हैं उस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा होता है हीट एनर्जी के अंदर। सो आपका टेम्परेचर मेंटेन रहता है। साथ हमने एक दूसरी एग्जांपल पढ़ी थी, अ कप ऑफ टी को अगर रख दिया जाए वो भी रेडिएट तो करता है हीट को, लेकिन उसके केस थोड़ा डिफरेंट है। वो थोड़ी देर बाद हीट रेडिएट करने के बाद इट बिकम्स कूल डाउन। तो अगर वो ठंडा हो जाता है तो इसका मतलब उसने अपने अंदर से रेडिएशंस को एमिट कर दी। व्हाट इफ़ कि अब एक कप आपने रखा है और वो कूल डाउन हो चुका है, इसका मतलब क्या है? तो उसका मतलब ये है कि कप के पास रेडिएशंस थी, वो एनवायरनमेंट से भी रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा था, रेडिएशन रेडिएट भी कर रहा था, एमिट भी कर रहा था। तो अब अगर उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के इक्वल हो चुका है तो इस बात का मतलब हमने ये पढ़ा था कि जितनी उसने रेडिएशंस एब्जॉर्ब कर रहा है उतनी ही रेडिएशन उस वक़्त एमिट कर रहा होगा। तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम की स्टेट में है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम को अब आप पहले डिफ़ाइन कर रहे थे कि जब दो बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम हो जाए। अब आप इसको यूँ भी कह सकते हैं कि जब एब्जॉर्प्शन और रेडिएशन दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल हो जाए तो तब भी बॉडीज़ थर्मल इक्विलिब्रियम में होती हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया इसमें आइडियल ब्लैक बॉडी। तो वो आइडियल ब्लैक बॉडी यही होती है कि जितनी रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब की उतनी रेडिएशंस को वो रेडिएट कर दे। सच बॉडी इज़ कॉल्ड आइडियल ब्लैक बॉडी। आइडियल ब्लैक बॉडी बनाने के लिए हमने किया क्या था, हमने इसमें कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि आप यूँ एक चैम्बर डिज़ाइन करें, इस चैम्बर के अंदर आप इनर सरफेस को किसी भी तरीके से ब्लैक कर दें। ब्लैक के बारे में बात हुई थी, ब्लैक इज़ नॉट अ कलर, इट इज़ जस्ट एब्सेंस ऑफ लाइट। यहाँ पर हमने रख दिया एक छोटा सा होल, अंदर हमने यूँ करके कुछ चैम्बर सा बना लिया है और इस पूरी सरफेस को हमने अंदर से ब्लैक करना है। आप इसके लिए कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ इसके लिए सूट यूज़ किया जा सकता है। कैंडल फ्लेम के ऊपर कार्बन बिल्कुल छोटा सा होता है, वो जो कार्बन की मदद से, उसको सूट बोलते हैं, आप उसकी मदद से इसको पूरे को ब्लैक कर सकते हैं। अब आप इसके अंदर एक छोटा सा टाइनी सा होल है यहाँ पर, इस होल की मदद से इसमें रेडिएशन एंटर करें, व्हाट विल हैपन? बाहर निकलने का रास्ता तो इस होल के अलावा है कोई नहीं, और वहाँ से वैसे ही एब्जॉर्प्शन चल रही है पहले ही कि आप उसमें रेडिएट उसके अंदर एब्जॉर्ब करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो क्या होगा, ये बॉडी अपने अंदर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगी। आप रेडिएशन का एब्जॉर्ब करवाना बंद करें, आप रेडिएशंस को यहाँ से रेडिएट होने दें। जितनी रेडिएशंस एब्जॉर्ब हुई थी उतनी रेडिएशन रेडिएट कर दी जाएंगी। इट विल बिहेव लाइक एन आइडियल ब्लैक बॉडी। अब आप इसको किसी भी तरीके से हीट अप करें, कोई भी मेथड हो सकता है। मैं इसको फिज़िकली हीट कर देता हूँ, यहाँ से हम इसको हीट प्रोवाइड करके हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं। अब काफ़ी सारा टेम्परेचर अंदर इकट्ठा हो जाए, मतलब बॉडी का टेम्परेचर काफ़ी राइज़ कर जाए, तब आप इस चीज़ को रिमूव कर दें और यहाँ से आप रेडिएशंस को एमिट होने दें। वी विल फाइंड आउट कि यहाँ से जो रेडिएशंस एमिट हो रही हैं वो किसी कलर की फॉर्म में होंगी। मतलब कोई ना कोई आपको कलर नज़र आएगा। हो सकता है कि पहले ब्लू हो, ब्लू से फिर वो हो सकता है कि ग्रीनिश शेड कन्वर्ट हो जाए, ये भी मुमकिन है कि एंड पे रेड हो, और उसके बाद भी रेडिएशन निकलेंगी आपको नज़र नहीं आएंगी, बिकॉज आई स्टार्टेड फ्रॉम द वायलेट कलर, ब्लू का शेड ही होता है, एंडेड ऑन रेड। तो असल में दरमियान में वो विगॉर की पूरी सीरीज़, ये पूरी की पूरी सीरीज़ इसमें से यूँ ही रेडिएट होगी स्टेप बाय स्टेप। इस बात का मतलब ये है कि
रेडिएशन स्टार्ट होंगी फ्रॉम 400 नैनोमीटर जो विजिबल आपको है टू ऑलमोस्ट 700 नैनोमीटर्स। ये वो रेडिएशंस की मैं बात कर रहा हूँ, उन वेवलेंथ्स की बात हो रही है जो हमें विजिबल है। इसके अलावा भी होंगी, हमारी बॉडी में से भी तो रेडिएशंस निकलती हैं ना, हमें नज़र तो नहीं आती। इसका मतलब उनकी वेवलेंथ इस रेंज में नहीं है। उनकी वेवलेंथ किस रेंज में है मैं आपके लिए सॉल्व करूँगा अभी थोड़ी देर बाद इस चीज़ को भी। इस चीज़ को अब ऑब्ज़र्व किया गया बड़ी प्रिसाइजली। इसको ऑब्ज़र्व करने के लिए इस पूरे एक्सपेरिमेंट को दो साइंटिस्ट थे, एक था ल्यूमर एंड द अदर वन वाज प्रिंगशैम। इन दोनों ने इसमें से निकलने वाली रेडिएशंस को बड़ा प्रिसाइजली नोट किया। इन्होंने किया क्या कि इन्होंने इसी ब्लैक चैम्बर को सोर्स के तौर पर यूज़ किया। ये ब्लैक चैम्बर है, इसको उन्होंने सोर्स ऑफ हीट के तौर पर यूज़ किया और इसमें से निकलने वाली रेडिएशंस को इन्होंने पास कराया प्रिज्म में से। चूँकि निकलने वाली तमाम तर रेडिएशंस की वेवलेंथ एक जैसी नहीं है, इट इज़ अंडरस्टूड, उनकी वेवलेंथ एक जैसी नहीं है, क्योंकि अगर आप डिफरेंट कलर्स ऑब्जर्व कर रहे हैं डिफरेंट टाइम्स के अंदर, इसका मतलब सारी की सारी रेडिएशन एक जैसी नहीं है। इसके लिए दूसरा आपके पास प्रूफ ये है कि सन अपीयर्स टू बी येलो। मैंने बताया पहले पिछले लेक्चर में कि वो येलो तो नहीं है, उसमें से तो हर तरह की रेडिएशन एमिट हो रही हैं। हाँ, जो डोमिनेंट उनमें से है वो येलो है, तो इस वजह से हमें ब्राइट येलो कलर फील होता है सन का, लेकिन ऐसा है तो नहीं। तो यहाँ पर भी निकलने वाली रेडिएशंस सिर्फ कलर तो नहीं होगा, ऑब्वियसली हीट भी तो होगी, तो हमें हीट नज़र तो नहीं आ रही। इसका मतलब हर रेडिएशन की वेवलेंथ डिफरेंट है। जब आप प्रिज्म को बीच में रखते हैं, प्रिज्म उन तमाम तर वेव्स को स्कैटर करा देगा। उस स्कैटर्ड जो आपके पास वेव्स होंगी उनको हम आगे डिटेक्ट करते हैं एक डिटेक्टर की मदद से, एंड दैट डिटेक्टर इज़ कॉल्ड थर्मोपाइल। तो हम यहाँ पर डिटेक्टर के तौर पर यूज़ करते हैं, दिस वन इज़ थर्मोपाइल, थर्म हीट। तो थर्मोपाइल क्या काम करेगा, ये हमारे लिए तमाम तर रेडिएशंस को अलग अलग डिटेक्ट करेगा। अब इसी चीज़ को बेस बनाकर ल्यूमर और प्रिंगशैम ने ग्राफ ड्रॉ किया था, द ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ, कि उन्होंने वाई एक्सिस पर रखा इंटेंसिटी को और एक्स एक्सिस पे इन्होंने रखा वेवलेंथ को। डिफरेंट वेवलेंथ के अक्रॉस इंटेंसिटी नोट करने की कोशिश की गई। यहाँ पर थी वेवलेंथ, ये बात आपने याद रखनी है, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को नहीं पता होती ये बात के ग्राफ है किन दो पैरामीटर्स के दरमियान में, तो ये वेवलेंथ है और वाई एक्सिस पर हम यूज़ कर रहे हैं इंटेंसिटी को। एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ है, वाई एक्सिस पर है इंटेंसिटी, एंड इंटेंसिटी इज़ ऑलवेज मेजर्ड इन वॉट पर मीटर स्क्वायर। थोड़ा सा मैं इंटेंसिटी को आपके लिए डिफाइन कर दूँ तो इंटेंसिटी इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग थ्रू यूनिट एरिया इन 1 सेकेंड। सपोज ये मेरे पास एक सरफेस है, इसकी अमाउंट इसका जो एरिया है लेट्स से इट इज़ 1 मीटर स्क्वायर। तो 1 सेकेंड में से इसमें से जितनी एनर्जी पास होगी, ऑब्वियसली इन्हीं एनर्जीज की बात कर रहे हैं जो यहाँ से एमिट हो रही है, और ये भी कंडीशन है दिस सरफेस शुड बी परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी। तो जितनी एनर्जी इस सरफेस में से पास करेगी दैट इज़ कॉल्ड इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी को आप यूँ डिफाइन कर सकते हैं, एनर्जी पर यूनिट एरिया इन पर यूनिट टाइम। एनर्जी का यूनिट जूल, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, टाइम का यूनिट सेकेंड, सो इट बिकम्स जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, एंड जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज़ इन फैक्ट वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आप इसको फॉर्मूले को कुछ यूँ लिख सकते हैं। तो जब ग्राफ बनाए गए तो ग्राफ किस तरह के थे, सबसे पहले टेम्परेचर को एडजस्ट किया गया, इस ब्लैक बॉडी के टेम्परेचर को 1000 डिग्री सेल्सियस पे। 1000 डिग्री सेल्सियस पे बहुत ज़्यादा रेडिएशन एमिट होंगी, हर तरह की, बहुत ज़्यादा से यहाँ पर मुराद ये है कि हर टाइप की रेडिएशन एमिट होगी। और आपको पहला ग्राफ जो मिलता है लेट्स से इट इज़ लाइक दिस,
थोड़ा सा हमें ग्राफ इस ट्रेंड पे मिलता है कि पहले वेवलेंथ में इंक्रीज आ रहा है, जब वेवलेंथ बढ़ती है इंटेंसिटी भी बढ़ रही है, फिर वेवलेंथ बढ़ रही है इंटेंसिटी कम हो रही है। मतलब जब हमने ग्राफ को नोट किया 1000 डिग्री सेल्सियस पे तो हमें ये ग्राफ मिला जिस तरह का आपको बोर्ड पे नज़र आ रहा है। इस ग्राफ को अगर आप क्लियरली ऑब्जर्व करें तो एक बात अंडरस्टूड है कि जैसे जैसे वेवलेंथ यहाँ से इधर बढ़ रही है इंटेंसिटी भी वाई एक्सिस पर वैसे वैसे राइज करती है इस पॉइंट पर। इस पॉइंट के बाद वेवलेंथ अभी भी बढ़ ही रही है लेकिन इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो पहला रिज़ल्ट जो हमें यहाँ से मिलता है वो ये कि एनर्जी इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, कि किसी भी स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर एनर्जी एक जैसी नहीं है। ठीक है, सो एट अ गिवन टेम्परेचर, एट अ गिवन or at a specific temperature, energy is not uniformly distributed। और इस चीज़ को आपने बड़े ध्यान से समझना है क्योंकि यही आगे लीड करती है बात मॉडर्न कॉन्सेप्ट को। प्रीवियस कॉन्सेप्ट ये स्टेट कर रहा था जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं वेवलेंथ डिक्रीज़ होती है। ये बात हमें कहाँ से पता है? तो हमने वो पिछला प्लैटिनम वायर एक्सपेरिमेंट किया कि जब हम उसे हीट करना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रेड कलर अपीयर होता है, द लॉन्गर वेवलेंथ द लेसर एनर्जी। ठीक, कि टेम्परेचर कम है लेकिन वेवलेंथ ज़्यादा है। आप टेम्परेचर को बढ़ा दें वेवलेंथ ड्रॉप कर जाती है और आपको कलर रेड से चेरी रेड चेंज देता है, चेरी रेड से ऑरेंज। ये कलर का चेंज होना वेवलेंथ का चेंज होना है बिकॉज रेड सबसे बड़ी वेवलेंथ कंसिडर होती है, बिल्कुल कंसिडर क्या होती है, और ऑरेंज ऑब्वियसली रेड के मुकाबले में तो कम ही है ना। तो टेम्परेचर बढ़े तो वेवलेंथ क्या होती है? कम। यहाँ पर ऐसा नहीं था। तो यहाँ पर एनर्जी को प्रॉपर डिफाइन नहीं किया जा रहा था कि एनर्जी क्लासिकल थ्योरी यहीं पर आकर फेल हो रही थी, बाकी सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जा रही थी। सिर्फ ये एक पॉस्टुलेट था कि एनर्जी इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, ये एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए फिर हमने एनर्जी को एक नए सेंस में एक नए तरीके से देखा। इट वॉज मैक्स प्लैंक, नेक्स्ट टॉपिक उसी पर ही है। तो इस पॉइंट को बस इतना समझें कि एनर्जी एक जैसी नहीं है। एक तरफ हम देखें तो वेवलेंथ बढ़ रही है, इंटेंसिटी बढ़ रही है। इंटेंसिटी का ताल्लुक एनर्जी के साथ है, मैं पहले समझा चुका हूँ आपको ये बात। तो वेवलेंथ बढ़ती है, एनर्जी भी बढ़ती है। क्लासिकल कॉन्सेप्ट ये नहीं कहता था, क्लासिकल कॉन्सेप्ट कहता था ट्रेंड ऑपोजिट है। वेवलेंथ अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब एनर्जी कम होनी चाहिए, अगर वेवलेंथ कम हो रही है तो एनर्जी बढ़नी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कोई फिक्स, कोई एक जैसा पैटर्न नहीं है। वेवलेंथ बढ़ती है, एनर्जी बढ़ती है, वेवलेंथ कम होती है, एनर्जी भी कम हो जाती है। सॉरी, वो दूसरे हिस्से में वेवलेंथ बढ़ रही है, एनर्जी फिर भी बढ़ रही है। वेवलेंथ कम हुई, एनर्जी कम हुई, वेवलेंथ बढ़ी, एनर्जी फिर भी बढ़ी। तो दोनों बातें एट अ टाइम चल रही हैं। तो इस चीज़ को आगे चल के मज़ीद देखते हैं कि व्हाट इज़ द इफेक्ट कि वेवलेंथ के बढ़ने से एनर्जी बढ़ भी रही है, एनर्जी कम भी हो जाती है। दूसरे हिस्से में अगर आप देखें तो इससे आगे एनर्जी कम हो जाती है। सो दूसरी चीज़ उन्होंने कहा नहीं चलें एक्सपेरिमेंट का टेम्परेचर चेंज करके देखते हैं, शायद हमें कुछ डिफरेंस देखने को मिले। टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया गया इस ब्लैक बॉडी का, इस चैम्बर का, इसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ करके कर दिया गया 1260 केल्विन। जब टेम्परेचर 1260 केल्विन हुआ, नई कर्व ऑब्टेन की गई, तो वो नई कर्व हमें कुछ यूँ मिली। अब ये जो दूसरी कर्व है इट इज़ फॉर द टेम्परेचर 1260 केल्विन। ट्रेंड एक बार फिर सेम। हाँ, थोड़ा सा ग्राफ हाइट ज़्यादा हो गई उसकी, वो अंडरस्टूड था कि आप जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप इंटेंसिटी को बढ़ा ही रहे हैं, तो ग्राफ की हाइट ज़्यादा हो जाना तो मैटर नहीं कर रहा था। जो चीज़ यहाँ पर हमने ऑब्ज़र्व की वो ये कि ट्रेंड अभी भी सेम है, वही पहले वाला। एट अ गिवन टेम्परेचर एनर्जी इज़ नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। एनर्जी एक जैसी डिस्ट्रीब्यूशन शो नहीं कर रही।
वेवलेंथ बढ़ती जा रही है तो इंटेंसिटी पहले बढ़ती है, अगले हिस्से में भी वेवलेंथ बढ़ रही है इस पॉइंट के बाद, लेकिन एनर्जी कम हो जाती है। तो तीसरा, फिर हमने टेम्परेचर को मज़ीद इंक्रीज़ किया, हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ करके 1450 किया, स्टिल ग्राफ का जो कर्व हमें मिला वो अभी भी बिल्कुल वैसे का ही था। नाउ द टेम्परेचर इज़ 1450। एक चीज़ जो थोड़ी सी हमें जिसमें ट्रेंड नज़र आ रहा था वो ये कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं, कि जो मैक्सिमम पीक है ये थोड़ी लेफ़्ट साइड पे स्विच कर रही है। मतलब इस बात का ये है कि टेम्परेचर और जो वेवलेंथ मैक्सिमम है, लैम्डा मैक्सिमम, इस पॉइंट पर, लैम्डा मैक्सिमम से यहाँ पर मुराद ये है, जब मैं लैम्डा मैक्सिमम यूज़ करूँगा तो इसका ये मतलब नहीं है कि वेवलेंथ मैक्सिमम है, नो। लैम्डा मैक्सिमम से मुराद यहाँ पर ये होगी कि वो वेवलेंथ जहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम है। लैम्डा मैक्सिमम, लैम्डा एट विच इंटेंसिटी इज मैक्सिमम। तो ये मतलब होगा लैम्डा मैक्सिमम, क्योंकि लैम्डा मैक्सिमम क्या चीज़ है कि वो पॉइंट, वो वेवलेंथ का पॉइंट जहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम है, मतलब इस पॉइंट के सामने जो वेवलेंथ है, ये जो वैल्यू है इसके सामने इंटेंसिटी की ये वैल्यू मैक्सिमम है। यहाँ पर अगर देखें तो ये पॉइंट थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ से एक रिलेशन बनाया, यहाँ से जो हमने रिलेशन बनाया वो ये, इस चीज़ को हम कहते हैं कि टेम्परेचर और लैम्डा मैक्सिमम दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू वैसे वैसे कम होगी। ऑब्वियसली ट्रेंड किधर को जा रहा है, लेफ़्ट साइड पे। अगर मैं यहाँ से भी डॉटेड लाइन ड्रॉ करूँ तो ऑब्वियसली ये ट्रेंड और पीछे की जाने जाता नज़र आ रहा है। लास्ट टेम्परेचर 1650 था, वहाँ पर भी अगर हम ड्रॉ करें तो हमें ऐसे का ही ट्रेंड देखने को मिलता है। तो इस चीज़ को नाम दिया गया, ऑब्ज़र्व किया ये कॉन्सेप्ट वेन्स ने, तो इसलिए हम इसको नाम देते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। और वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या स्टेट करता है? वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ स्टेट्स टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा मैक्सिमम। और जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करते हैं तो हम वहाँ पर कोई ना कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। तो आप इसको यूँ लिख सकते हैं, टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय 1 लैम्डा मैक्स। लैम्डा मैक्स को अगर लाकर मल्टीप्लाई कर दें, सो टेम्परेचर मल्टीप्लाई बाय लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ कि हर टेम्परेचर के ऊपर एक वेवलेंथ ऐसी होगी जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। लैम्डा मैक्सिमम क्या है? लैम्डा एट विच इंटेंसिटी इज मैक्सिमम। वो वेवलेंथ जिसके लिए इंटेंसिटी मैक्सिमम है। मैंने एक बात की, सन आपको ब्राइट येलो कलर शो करता है, क्यों? क्योंकि उसमें से जो रेडिएशंस एमिट हो रही हैं उनमें लैम्डा मैक्सिमम कौन है? येलो कलर, जो मैक्सिमम इफेक्ट रखता है अपने पास इंटेंसिटी का। इस वजह से डोमिनेंसी किस चीज़ की शो हो जाती है? ब्राइट येलोइश कलर की। अगर आपको कोई लाइट रेड नज़र आ रही है, इट डजंट मीन इट इज़ एमिटिंग ओनली द रेड कलर। नो, मुमकिन है रेड के अलावा भी कोई चीज़ें एमिट हो रही हों। फॉर एग्जांपल आप किसी भी आयरन रॉड को हीट अप करते हैं, इट अपीयर्स रेड। इसका क्या सिर्फ ये मतलब है कि उसमें से रेड कलर अपीयर हो रहा है? नो, आप उसके करीब अपने हाथ रखें, आपको हीट रेडिएशंस भी तो फील होंगी। तो इस रेड ही डोमिनेंट क्यों? रेड इसलिए डोमिनेंट कि उस वक्त जो इंटेंसिटी, जो रेडिएशंस वहाँ से निकल रही हैं, उनमें से सबसे डोमिनेंट, सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी किसकी है? वो रेड की है। सो आपको वो जो वायर नज़र आएगी वो रेड, वो जो रॉड का कलर नज़र आएगा वो रेड कलर का होगा। तो ये मतलब है इस बात का। इसका मतलब ये हुआ कि हर वो बॉडी जो रेडिएशंस एमिट कर रही है वो अपने पास कोई ना कोई लैम्डा मैक्सिमम रखती है। सिमिलरली मैं और आप हीट रेडिएट करते हैं,
वी हैव अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। अगर मैं अपनी एग्जांपल लूँ तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर तकरीबन 37 डिग्री सेल्सियस है, विच इज़ इक्वल टू 310 केल्विन। तो मेरे में से एमिट होने वाली वेवलेंथ है कितनी? देयर शुड बी अ वैल्यू फॉर इट। तो जो हम में से रेडिएशंस एमिट होती हैं उनकी वैल्यू निकालने के लिए हमें इस कांस्टेंट का पता होना चाहिए, और इस कांस्टेंट को हम नाम देते हैं, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड वेन्स कांस्टेंट। वेन्स कांस्टेंट की वैल्यू 2.9 10⁻³ मिली केल्विन। वेन्स कांस्टेंट इट्स वैल्यू इज 2.9 10⁻³ मिली केल्विन। तो ये हो गया वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉग। अब आपके पास ये कांस्टेंट वैल्यू भी है, यू हैव द टेम्परेचर, दोनों वैल्यूज़ को पुट करते हैं और हमारी बॉडी में से एमिट होने वाली रेडिएशंस को फाइंड करते हैं कि इनफैक्ट हमारी बॉडी में से एमिट होने वाली रेडिएशंस की असल वैल्यू कितनी है। अगर तो विजिबल रेंज में हुई तो हमें नज़र आ जाएगी, और अगर विजिबल रेंज में ना हुई, मतलब विजिबल रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक, अगर इस रेंज से बाहर हुई तो हमें रेडिएशन नज़र नहीं आती। तो क्या हमें अपनी बॉडी में से निकलती हुई रेडिएशन नज़र आती हैं? नेवर। इसका मतलब उनकी वेवलेंथ हमारे विजिबल स्पेक्ट्रम में नहीं है। लेट अस चेक कितनी वैल्यू है। टेम्परेचर हमारी बॉडी का कितना है? 310। लैम्डा मैक्सिमम हम फाइंड करने जा रहे हैं। कांस्टेंट की वैल्यू है 2.9 10⁻⁻6 केल्विन। -3 मिली, -3 -6 310 इधर मल्टीप्लाई उधर डिवाइड, सो लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू 2.9 10⁻6 केल्विन डिवाइडेड बाय, सॉरी it is meter Kelvin, sorry not milli Kelvin, 2.10⁻³ ये भी कितना है 10⁻³ मीटर केल्विन। सॉरी फॉर दिस, दिस इज नॉट मिली, ये मीटर केल्विन है, आई एम सॉरी फॉर दिस। टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, वेवलेंथ का यूनिट मीटर। सो लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू 2.9 10⁻³ मीटर केल्विन, 310 केल्विन। ये इस साइड पर लाकर हमने कर दिया डिवाइड, केल्विन केल्विन से कैंसिल, डिवाइड कर लें। मैक्सिमम आंसर जो आपके पास आता है 9.35 10⁻⁻6। लैम्डा मैक्सिमम का हमारे पास आंसर है 9.35 10⁻⁻6 मीटर्स। हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम कहाँ से स्टार्ट होता है? 400 10⁻⁻9 मीटर। इसको भी बेहतर करके लिख लें 4 × 10⁻⁻7 मीटर। यहाँ वैल्यू कितनी है? 10⁻⁻6। ये वेवलेंथ छोटी है। ये जो लैम्डा मैक्सिमम आपको मिल रहा है ये बहुत छोटा है, आपकी बॉडी इस रेंज को डिटेक्ट नहीं कर सकती। यही वजह है मेरी बॉडी में से रेडिएशन एमिट हो रही हैं इस वक्त भी, बट यू कैन नॉट सी इट। इसी तरह की एक रेडिएशंस, असल में ना ये रेडिएशन जो हम डिटेक्ट करते हैं ना, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द डिटेक्टर कि आप डिटेक्टर कौन सा यूज़ कर रहे हैं। एक फ्रिक्वेंसी है किसी बी वेव की बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, योर आइज विल नॉट रिस्पॉन्ड टू इट, इनफैक्ट योर ears विल रिस्पॉन्ड टू इट। आप इस तरह की वेव्स को नाम देंगे ये साउंड है। फिर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है हैविंग द रेंज फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, आपका ये ईयर तो इसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। इट इज़ इन फैक्ट द डिटेक्टर, दैट इज़ योर आई विल डिटेक्ट इट। तो डिटेक्टर चेंज करने पर, रिमोट आपके हाथ में, आप एसी ऑन करते हैं या टीवी स्विच ऑन करते हैं, आप उसमें से निकलने वाली लाइट को अपने सामने ऑब्जर्व करें आँखों से डायरेक्ट, आप नहीं कर सकते, लेकिन उसी बटन को प्रेस करें कैमरा व्यू के अंदर देखते हुए, कैमरा विल डिटेक्ट इट। तो हमारे अंदर से जो रेडिएशन निकल रही हैं वी कैन फील देम, फील होता है हमें कि हमारे अंदर से हीट एमिट हो रही है, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई डिटेक्टर नहीं है एग्जैक्टली जो हमें वो शो करके बताए कि ये रेडिएशन एमिट हो रही हैं।
हमारे अंदर से जो रेडिएशन एमिट हो रही है उसकी वेवलेंथ है 9.35 10⁻⁻⁶। सिर्फ ये नहीं है, इसके अलावा भी बहुत हैं, ये सबसे डोमिनेंट है। तो अगर डोमिनेंसी हमें नज़र नहीं आ रही तो बाकी रेडिएशन हमें नज़र नहीं आएंगी। डोमिनेंस का नज़र आना ज़रूरी है। अगर सन में से पेल येलो कलर हमें सबसे पहले नज़र आ जाता है, ब्राइट येलो कलर, तो इसका मतलब ये है कि उसमें से जो डोमिनेंस वेवलेंथ निकल रही है वो ब्राइट येलो है और वो कहीं यहाँ पर इसके आसपास लाया करता है, विच इज़ इन फैक्ट अबाउट 500-550 नैनोमीटर्स। नेक्स्ट इसमें थर्ड पॉइंट अ बिट्स ईजियर वन, और उसमें हमने ये है कि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने पर अमाउंट ऑफ एनर्जी इंक्रीज़ कर जाती है। तो ये थर्ड पॉइंट है, टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने पर अगर एनर्जी इंक्रीज़ करती है तो ऑब्वियसली इंटेंसिटी भी इंक्रीज़ करेगी। तो थर्ड पॉइंट स्टेट करता है द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर, इंटेंसिटी टेम्परेचर और इंटेंसिटी का रिलेशन बिल्कुल सिमिलर, दोनों आपस में डायरेक्ट रिलेशन रखते हैं। इफ़ यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑब्वियसली देयर विल बी एन इंक्रीज इन इंटेंसिटी। लास्ट एंड द फोर्थ पॉइंट, स्टीफन बोल्ट्जमैन्स लॉ। अब स्टीफन बोल्ट्जमैन्स लॉ या उसका कांस्टेंट ये स्टेट करता है, इट टेल्स यू अबाउट द एनर्जी एमिटेड। असल में ये एनर्जी नहीं है, किसी हद तक बुक में मिस्टेक है। अगर उस बात को पूरा लिखा जाए तो फिर मिस्टेक नहीं है, पूरी बात आप यूँ लिखें, द अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग थ्रू यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम। हम अगर उस एनर्जी की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ एनर्जी की रैंडम बात नहीं कर रहे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग थ्रू यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम, इन फैक्ट मैं इंटेंसिटी की बात कर रहा हूँ। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ये स्टेट करता है द अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ द टेम्परेचर। कि आप टेम्परेचर जितना बढ़ाएंगे उसकी फोर्थ पावर के हिसाब से इंटेंसिटी बढ़ेगी, क्योंकि रेडिएशन एक तरह की नहीं है, रेडिएशन बहुत ज़्यादा टाइप्स की हैं, तो सब की अमाउंट बढ़ेगी तो इंटेंसिटी में चेंज बहुत ज़्यादा आएगा। बुक पे इस चीज़ को एनर्जी लिखा गया है जो कि किसी हद तक गलत है, क्योंकि जब आप यूनिट लिखते हैं तो आपको यूनिट लिखते वक्त डिफ़िकल्टीज़ सामने आती हैं आपके, तो उस चीज़ से बचने के लिए आप इसको प्रॉपर याद रखें, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ द टेम्परेचर। बुक पे ये इक्वेशन यूँ लिखी गई है, बुक के स्टेट करती है एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁻⁴। बहरहाल मैं दोनों चीज़ों से आपको करके बता देता हूँ प्रॉब्लम कहाँ आता है। जब भी आप प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करते हैं दे विल बी प्लेस्ड अ कांस्टेंट। यहाँ पर कांस्टेंट के लिए हम यूज़ करते हैं सिग्मा साइन। सो इंटेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा T⁻⁴। ये जो सिग्मा आपने यूज़ किया इट इज़ कॉल्ड स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो इसको इस सिग्मा को हम लिखते हैं इट इज़ कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और इस सिग्मा के लिए मैं अगर फॉर्मूला लिखूं तो सिग्मा के लिए फॉर्मूला है सिग्मा इज इक्वल टू I/T⁻⁴ और लास्ट इसमें वैल्यूज पुट कर दें। सो सिग्मा इज इक्वल टू यूनिट इसका इंटेंसिटी का यूनिट कितना है वाट पर मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, पावर माए 4 तो ऊपर आकर पावर क्या हो जाएगी वाट पर मीटर स्क्वायर पर टेट्रा केल्विन। अगर यही चीज़ आप एनर्जी से करें तो आपके पास आंसर में वाट पर मीटर स्क्वायर तो नहीं आएगा, वो तो जूल में आ जाएगा आंसर, जो कि गलत है। यहीं पर आकर थोड़ी सी इक्वेशन कॉन्ट्रडिक्शन शो करती है, आप यहाँ से यूनिट प्रूफ नहीं कर पाएंगे। या तो फिर आप पूरी बात लिखें कि ये एनर्जी नहीं है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ बीइंग रिलीज दैट इज़ पासिंग फ्रॉम अ यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम। इन फैक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटेंसिटी, मैं उसको पहले डिफाइन कर चुका हूँ। और स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू है 5.67 10⁻⁻⁸ 5.67 10⁻⁸ वाट
पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन -4। तो ये थे 4 इनके रिजल्ट्स इस इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम के। उन 4 में से पहला रिज़ल्ट वो पूरा अभी तक एक्सप्लेन नहीं हुआ, उसमें सिर्फ हमने इतना सीखा एट अ गिवन टेम्परेचर एनर्जी इज़ नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब वेवलेंथ बढ़ रही है, इंटेंसिटी बढ़ती है हाफ साइकिल में, लेकिन उससे अगले हाफ में क्या हो रहा है, अभी भी वेवलेंथ बढ़ रही है लेकिन इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो इंटेंसिटी कम क्यों हो रही, इसका आंसर क्या था, यहीं से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है, मैक्स प्लैंक्स अजम्पशन, जहाँ से जिसको हम रेवोल्यूशनरी पॉइंट कहते हैं। ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म क्लासिकल में ही किया गया था, सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन हो गए थे एक्सेप्ट द फर्स्ट वन, और वही फर्स्ट वन मॉडर्न फिजिक्स को इंट्रोड्यूस करवाता है। ठीक, वही जहाँ पर आकर हम रुक गए थे कि क्लासिकल थ्योरीज उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। तो इस टॉपिक को आपने समझना है ताकि नेक्स्ट टॉपिक प्लैंक अजम्पशन और आपको फोटॉन के बारे में बातें समझ आ सकें। अल्लाह हाफिज़।